हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत भू-आकृति विज्ञान से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो डेविस के ढाल पतन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। डेविस के ढाल पतन सिद्धांत अर्थात स्लोप डिक्लाइनिंग थ्योरी ऑफ डेविस, ये 1892 में प्रतिपादित किया गया था। इसके संदर्भ में हम लोग काफ़ी बारीकी से बात करेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, साथ ही साथ सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही यदि दोस्तों आप लोगों को पेड ग्रुप में हमारे ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और सभी नियमों को उसके बाद जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डेविस के ढाल पतन सिद्धांत के अंतर्गत कितना महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। विलियम मॉरिस डेविस महोदय ने ढाल पतन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1892 में किया। ये अमेरिकन विद्वान थे और इसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी है, यानी कि आप कहें कि अमेरिकन भू-आकृति विज्ञान के जनक के रूप पर भी ये जाने जाते हैं। यानी पूरे जियोमॉर्फोलॉजी के जनक के रूप में हम लोग डेविस को देखते हैं, विलियम मॉरिस डेविस को। तो डेविस ने 1892 ईस्वी में भू-आकृति वैज्ञानिक चक्र के संदर्भ में स्लोप के विकास यानी ढाल के विकास से अपना ढाल पतन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो सर्वप्रथम इसी से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि ढाल पतन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ढाल पतन सिद्धांत हमारा विलियम मॉरिस डेविस ने भू-आकृति विज्ञान के चक्र के तौर पर ढाल पतन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद अगला बिंदु आता है, डेविस के अनुसार जैसे जैसे अपरदन चक्र बढ़ता है वैसे वैसे ढाल में परिवर्तन होता है। यानी कि आप जब देखते हैं, जब संपूर्ण टोपोग्राफी का इरोजनल प्रोसेस को देखते हैं तो आपको या फिर उससे यह प्रतीत होता है कि हमारा अपरदन चक्र बढ़ने से ढाल में परिवर्तन होता है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ से नदी का उद्भव होता है, ध्यान दीजिएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ से नदी का उद्भव होता है उन दौरान उनका ढाल अधिक होता है। ठीक है, उनका ढाल अधिक होता है तो भी आकार की घाटी, गाज, कैनियन जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्वरूप निर्मित होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपरदन करते हुए आगे बढ़ती है, यानी कि युवावस्था से जैसे ही वो आगे बढ़ते जाती है वैसे ही उसका प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, यानी कि एक सर्कल तैयार होता है, पूरे के पूरे कर्व बनाता है। और जैसे जैसे अपरदन चक्र आगे बढ़ते जाता है, यानी कि डेविस कहते हैं कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जो है इनके चक्र के सिद्धांत में द्वितीय और तृतीय अवस्था के अंतर्गत समाहित होता है। और अपरदन आगे बढ़ने से ढाल में परिवर्तन होता है, यानी कि कहें कि ढाल सबसे ज़्यादा युवावस्था में होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में होता है और अंतिम आपका वृद्धावस्था में। तो वही स्टेटमेंट है कि जैसे जैसे अपरदन बढ़ते जाता है वैसे वैसे ढाल में परिवर्तन आता है। उसके बाद है ढाल का आकार अपरदन चक्र की स्थिति पर निर्भर रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ढाल का आकार अपरदन चक्र की स्थिति पर निर्भर होता है, ये भी डेविस महोदय ने कहा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जैसे ही हमारा विकास होता है ढाल का, वो अपरदन चक्र के ऊपर ही निर्भर होता है। फिर आप कह सकते हैं कि अपरदन की युवावस्था में नदी द्वारा निम्नवर्ती और अपक्षय के कारण तीव्र ढाल का विकास होता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे ही हमारा ढाल का आकार और अपरदन चक्र पर निर्भर रहता है तो अपरदन की युवावस्था में नदियाँ डाउन कटिंग करती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, निम्नवर्ती अपरदन करती हैं, कहने का मतलब है कि डाउन कटिंग करती हैं। डाउन कटिंग करती हैं यानी कि कहें कि आपका सबसे ज़्यादा गर्त का जो घाटी का क्षेत्र है उसको वो काटता है, तथा अपक्षय के कारण वेदरिंग भी साथ में होता है, जिससे उसका समय युवावस्था में ढाल जो है काफ़ी तीव्र होता है। और जैसे युवावस्था में ढाल तीव्र होता है तो प्रौढ़ावस्था में वो प्रवेश करता है। तो प्रौढ़ावस्था में नदियाँ क्या करती हैं, पार्श्ववर्ती भागों को, किनारे वाले भागों को और कहें कि जल विभाजकों के शीर्ष भागों को अपरदन करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि युवावस्था में वो निम्नवर्ती कटाव करती हैं और अपक्षय का काम होता है। प्रौढ़ावस्था में किनारों में उसका कटाव होता है नदी के सहारे और जल विभाजक का शीर्ष का कटाव होता है। और ऐसे अवस्था में क्या होता है कि ढाल युवावस्था के तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है और क्षैतिज अपरदन का जो है स्वरूप यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके कारण ढाल का कोण एंगल जो है वो कम हो जाता है
और जल विभाजकों के तौर पर उसका जो आकार है, यानी कि हम कहेंगे कि इसका जो आकार है वो क्या हो जाता है, तो इसका आकार आपका उत्तल हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जल विभाजकों का आकार उत्तल हो जाता है और उसकी ऊंचाई में कमी हो जाती है। ठीक है, जल विभाजकों का आकार क्या हो जाता है यहाँ पर, उत्तल हो जाता है और ऊंचाई में यहाँ पर कमी हो जाती है। ठीक है, उसका वृद्धावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसका ढाल जो है काफ़ी पतन होने लगता है, कम होने लगता है और 5 डिग्री से ज़्यादा ढाल नहीं बनाते। ध्यान दीजिए कितना डिग्री, तो 5 डिग्री से ज़्यादा ढाल ये नहीं बनाएगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वृद्धावस्था में नदियों के ढाल कितना होती हैं, तो वृद्धावस्था में नदियों का ढाल, या फिर कहें कि डेविस का ढाल पतन सिद्धांत के अनुसार 5 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। और जब वृद्धावस्था में प्रवेश करती हैं नदियां अपर्दन के कार्य को और वहां पर ढाल कम हो जाता है तो समस्त क्षेत्र क्या होता है, एक पेनिप्लेन यानी समप्राय मैदान, समतल मैदान में परिवर्तित हो सकता है या फिर कहें परिवर्तित हो जाता है। और डेविस ने निष्कर्ष निकाला है इसी के आधार पर कि ढाल का जो शिखरी उत्तलता का निर्माण होता है वो मृदा सर्पण से होता है। ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मृदा सर्पण एक है और एक आपका रनिंग वाश है, यानी कि आप जो है शिखरी उत्तलता का निर्माण आपका दो है। एक मृदा सर्पण से होता है जो आपका श्लोक के एलिमेंट्स में वुड महोदय और आपका किंग महोदय ने भी उल्लेख किया है, और उसके जब टाइप को आप पढ़ते हैं श्लोक को तो उसमें भी आपका मृदा सर्पण के बारे में फैनमैन महोदय का उल्लेख आता है। साथ ही साथ वृष्टिघुलन, वृष्टिघुलन मतलब आप कह सकते हैं कि रेन वाश, ठीक है, रेन वाश आप कह सकते हैं। तो रेन वाश का भी यहाँ पर डेविस ने इम्पोर्टेंट माना है और उसके कारण जो है आपका जो स्वरूप है ढाल का उसका विकास होता है। यानी मृदा सर्पण के कारण और रेन वाश, दो कारण है इसका विकास होने का, एक रेन वाश है आपका, एक मृदा सर्पण है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आपका ढाल का डेविस महोदय ने कहा है कि विकास होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी देखना है कि आपका डेविस का जो ये सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और डेविस ने अपने सिद्धांत में ग्रेडेड वेस्ट सीट और ग्रेडेड वैली साइड्स, ध्यान दीजिए दो पॉइंट के दो संकल्पनाओं को इसके साथ इन्होंने जोड़ा है, ग्रेडेड वेस्ट सीट और ग्रेडेड वैली साइड्स, ये दो को इन्होंने दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो प्रवणित ढाल है, जो ग्रेडेड ढाल है, वो शैल चूर्ण का आवरण का प्रवणित अवशिष्ट चादर होता है या फिर कह के प्रवणित अवशिष्ट चादर कहा जाता है। यानी कि ढाल परिच्छेदिका में अगर हम बात करें तो ढाल परिच्छेदिका में जब उस पूरे के पूरे आप ढाल के सेक्टर को देखिएगा कि युवावस्था से वृद्धावस्था पे किस प्रकार वो आता है, तो ऐसे अवस्था में उसका पूरा जो परिच्छेदिका बनता है शुरू से लास्ट तक कर्व बनता है, उस कर्व में आपका पूर्णतः परिवहन के माध्यम से जो चट्टानों के चूर्ण है उसका वास्तविक जमा होता है शुरू से लास्ट तक, यानी युवावस्था से वृद्धावस्था तक, और उसको एक समतल क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है और वो पूर्णतः जो है अपशिष्ट चादर के तौर पर होता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो क्लिप नुमा तीव्र ढाल होता है, तो क्लिप नुमा तीव्र ढाल से भी परिवहन तेजी से होता है। और पहाड़ी ढलान से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहाड़ी ढलान से आपका काफ़ी अवसादों का परिवहन तेजी से होता है, क्योंकि अपक्षय तथा ऊपरी भाग का मृदा कहे कि ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है कि मृदा जो है ऊपरी भाग का मृदा जो है मतलब मृदा सर्पण से प्राप्त जो अवसाद होता है उसकी मात्रा परिवहन की तुलना में काफ़ी कम होता है। कहने का मतलब है कि जिस गति से नदी युवावस्था को पार करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती हैं, वैसे वैसे उनकी जो गति है स्लो हो जाती है और अवसाद की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो जो परिवहन की शक्ति है वो अवसाद की तुलना में काफ़ी कम हो जाती हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या करती हैं, जिसके कारण वो परिच्छेदिका आधार से आरंभ होकर ऊपरी और क्रमिक रूप से बढ़ते जाती है। तो उसका जो स्वरूप है वो परिवर्तित होते जाता है और एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, ग्रेडेड हो जाती है। परिच्छेदिका जो है ग्रेडेड हो जाती है और पहाड़ी सिर के ढाल के आधार पर पूरे भाग में शैल चूर्ण का आवरण छा जाता है। यानी कि आप सीधे सामान्य तौर पर ये समझे कि पूर्णतः जो है ये युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ती हैं अपर्दन करते हुए, वैसे वैसे धारातलीय ढाल का जो स्वरूप है उसमें रूपांतरण होता है। यानी कि युवावस्था में सबसे तेज होता है, प्रौढ़ावस्था में उससे कम ढाल होता है और वृद्धावस्था में एकदम ना के बराबर ढाल पाया जाता है।
एक चित्र है, चित्र के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार उसमें क्या स्पष्ट करने का कोशिश किया गया है और किस प्रकार उसमें कहा गया है कि हमारा मतलब डेविस महोदय ने जो नदी का ढाल का विकास का जो अवस्थाएं हैं उसको सामान्य तौर पर उन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में बात किया है। और डेविस के अनुसार ढाल विकास की 3 ही अवस्था, युवावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती हैं और वृद्धावस्था में होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था वर्ग के अनुसार ढाल का विकास होता है। तो चलिए एक हम लोग मैप देख लेते हैं और जिसके आधार पर पता चलेगा कि किस प्रकार उसमें ढाल का विकास होता है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था है। युवावस्था में ढाल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना ज़्यादा होता है, प्रौढ़ावस्था में ढाल कितना कम होता है और वृद्धावस्था आते आते इसका ढाल जो है कम हो जाता है। यानी इस चित्र के माध्यम से पता चलता है कि जो प्रारंभिक अवस्था है जिसे हम युवावस्था कहते हैं, इसमें प्रवणित ढाल परिच्छेदिका काफ़ी तीव्र होता है। ठीक है, यहाँ से ये तीव्र होता है और जैसे जैसे शैल चूर्ण का आकार बढ़ते जाएगा, उसकी मोटाई बढ़ते जाएगी, ज्यों ज्यों हमारा अपर्दन चक्र का विकास होते जाएगा त्यों त्यों परिच्छेदिका में ढाल जो है ये मंद होते जाएगा, यानी प्रौढ़ावस्था में मंद हो जाएगा। और वृद्धावस्था आते आते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा समप्राय मैदान के तौर पर तब्दील है और यहाँ पर ढाल जो है ना के बराबर पाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है। इस चित्रों के आगे हम व्याख्या करते हैं कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में कैसे है और किस प्रकार इसका जो है वर्णन किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने चित्र को देखा, चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में स्लोप की जो परिच्छेदिका है काफ़ी तीव्र है। इस अवस्था में जो शैल का चूर्ण है बड़ा होता है और शैल की मोटाई भी ये जो है शैल चूर्ण का ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे अपर्दन चक्र का विकास होता है वैसे वैसे ढाल परिच्छेदिका मंद होते जाती है, यानी कि कहें कि जो ढाल परिच्छेदिका है वो काफ़ी कम होते जाती है। यानी कि यहाँ युवावस्था के सेक्टर में ज़्यादा होता है, प्रौढ़ावस्था में थोड़ा सा कम होता है, वृद्धावस्था आती है ये जो है आपका काफ़ी समप्राय मैदान के तौर पर बदल जाता है। ये युवावस्था का सेक्टर ये है, प्रौढ़ावस्था का सेक्टर है और ये आपका वृद्धावस्था का सेक्टर है। 3 सेक्टर में है। तो अपर्दन का विकास के साथ साथ ढाल की तीव्रता कम होते जाती है और पहाड़ी शीर्ष का उत्तल यानी कि युवावस्था में उत्तल और निचले भाग में यानी कि कहीं वृद्धावस्था में अवतल ढाल का निर्माण होता है और ढाल का कोण जो है वो भी धीरे धीरे करके छोटा होते जाता है। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है डेविस का और डेविस महोदय ने इन थ्योरी के माध्यम से स्पष्ट किया है, निष्कर्ष निकाला है कि निष्कर्ष के तौर पर उन्होंने कहा है कि डेविस ने शुष्क प्रदेशों में ढाल ऐसे निवर्तन का स्थिर माना जाता है। यानी कि इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में किस प्रकार है। जैसे जैसे शुष्क प्रदेशों का जो ढाल है वो स्थिर होता है, अर्थात कह सकते हैं कि डेविस के अनुसार ढाल का कोण जो है स्थिर होता है और ढाल के नीचे यानी कि अंतिम अवस्था के बाद वो जब अवसादों का जमा हो जाता है तो छोटा छोटा आपका पहाड़ी जैसा हो जाता है, जिसे उन्होंने पेडिमेंट नाम दिया है, पेडिमेंट के तौर पर कहा है। तो ये कुल जो बात करें अगर हम तो कुल बात ये है कि स्थिर होता है ढाल का निवर्तन शुष्क प्रदेशों में और ढाल के विकास के साथ साथ उनका जो ढालान है उसमें भी परिवर्तित होते जाता है अपर्दन के विकास और उसका जो फाइनली पेडिमेंट बन जाता है। तो इस प्रकार कुल हमने जो है पूरे टॉपिक को देखा। इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में आपका पैंक का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत लेकर आऊँगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। धन्यवाद।